और फिर ये देखना कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है और उसके साथ कौन बैठा हुआ है, और वो किसके करीब पहुंचकर उसने कौन सा शेर पढ़ा था। हादसे के बाद वो मलबे में मौजूद हर लाश के पास गया, हर फ़र्द को शनाख्त कर लिया कि कौन कहाँ बैठा था। ये साइमोनाइड्स की जो महारत थी, ये निमोनिक एड कहलाई, यानी निमोनिक की महारत कहलाई। इस टेक्निक में शायर ने फ़र्द और शेर का तलाज़ुम कायम कर लिया कि कौन सा शेर उसने किस शख्स के पास जाकर सुनाया था और वो किसके साथ बैठा हुआ था। इस तलाज़ुम की वजह से उसने चीज़ों को जो था वो पहचान लिया। इस निज़ाम से मुराद है तलाज़ुम की मदद से मवाद को इस तरह सीखा जाए, यानी एसोसिएट कर लिया जाए, वो वक्त ज़रूरत उसे दोहराया जा सके। इसके भी 3 बुनियादी तरीके हैं। सबसे पहले है लफ्ज़ी तलाज़ुम। बड़े बड़े हरूफ, लंबे लंबे नुकात या फ़िक्रात याद करते वक्त तमाम अल्फाज या नुकात का पहला हर्फ लेकर जुमला या मनूस सा लफ्ज़ बना लेना लफ्ज़ी तलाज़ुम की मिसाल है, और उन्हें दोहराना भी आसान होता है। जैसे 7 रंगों को याद करने के लिए ये जो वाइबर का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करना, जैसे वाइब्रेंट, इंड्योर, ब्लू, ग्रे और येलो और ऑरेंज, रेड, इस तरह से मतलब वो सारे याद आ जाते हैं। वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह से वासा है, वाटर एंड जो है वो अथॉरिटी, और सप्लाई मतलब इस किस्म का जो वाटर सप्लाई है और जो भी जिस किस्म की भी ये चीज़ें होती हैं, मतलब उनके सीवरेज अथॉरिटी। ये देखें ना कि वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी या जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस, और ये इस तरह से मिली जुली जो वर्ड होते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है, इसका क्या बनता है, तो वो जो है इस तरह से मतलब हर लफ्ज़ का पहला हर्फ याद कर लेना और उसकी मदद से फिर उसको याद आ जाना कि इससे ये लफ्ज़ बनता है और इससे ये लफ्ज़ बनता है। ये लफ्ज़ी तलाज़ुम की मिसाल है। उसके बाद लोकी का तरीका है। लोकी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि लोकस की जमा है। इसका मतलब है मुकाम या जगह। इस तरीके में जगह या मुकाम के साथ तलाज़ुम कायम कर लिया जाता है, यूँ याद रखना आसान हो जाता है। रूमी और यूनानी मुकर्रीन जो थे वो लंबी लंबी तकरीर चलते फिरते याद करते थे। कई दफ़ा हम लोग भी तो घर में इसी तरह से पढ़ते हैं ना, याद करते हैं कि सहन में या कॉरिडोर में लंबे लंबे चक्कर लगाने शुरू कर दिए इधर से उधर और साथ साथ याद करना शुरू कर दिया। इस तरह से इस दौरान वो मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसी निशानियाँ रखते थे जो मनूस होती थी कि जब हम यहाँ पे थे तो उस वक्त मैं ये वाला मटेरियल याद कर रहा था, जब मैं यहाँ पे था तो ये मटेरियल याद कर रहा था। जगह के साथ साथ उसको कोरिलेट कर लेते हैं और इस तरह से वो अपने मौजू से भटकते नहीं हैं और वो चीज़ें आसानी से उनको याद हो जाती हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है तंजीम। मवाद में तंजीम पैदा करने से हाफ़ज़े का अमल बेहतर होता है। जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो उन्हें याद करना आसान होता है। जैसे फ़्लो चार्ट बना लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन मरकज़ी निज़ामी असबी के हिस्से कौन से हैं, तफ़क्कुर की इक़साम कौन कौन सी हैं, मुहर्रकात की दर्जाबंदी कैसे करते हैं, वो जो हम टेबल बना लेते हैं आगे कि इसकी इतनी टाइप्स हैं, उसके आगे इसकी इतनी टाइप्स हैं। इस तरह से भी चीज़ों को हैंडल करना और याद करना जो है वो आसान हो जाता है। तरतीब का असर। याद करने वाला मवाद अगर अदाद या अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो मवाद की तरतीब बड़ी मुतासिर करती है उसको। देखने में आया कि फ़हरिस्त के पहले और आखिरी अल्फाज जल्दी याद हो जाते हैं। या तो पहला जो सबसे पहले लिस्ट के अल्फाज होंगे वो जल्दी याद होंगे या आखिर वाले जल्दी याद होंगे। असूल अव्वलियत और असूल ताखुर वही है कि जो याद करते वक्त जो मवाद पहले याद किया गया होगा वो जल्दी भी याद हो जाएगा दूसरे मवाद की निस्बत और देर तक याद रहेगा। और असूल ताखुर है, सो असूल की रूह से सबसे आखिर में दोहराया गया मवाद जो है वो देर तक याद रहता है। माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह यह है कि आखिरी मवाद के बाद चूँकि आमोज़िश नहीं होती, आखिरी चीज़ के बाद हम कुछ और तो याद नहीं करते, तो वो कंटेंट जो है वो फिर माइंड में रह जाता है। उसके बाद है तलीम व तजर्बा। याद करने वाले की शख्सियत भी हाफ़ज़े पर बड़ी असरअंदाज होती है। फ़र्द का तलीमी पस मंज़र क्या है, तजर्बा, उसे बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से सीखना से हाफ़ज़ा बेहतर हो जाता है। दिलचस्पी। जो मवाद फ़र्द के लिए दिलचस्पी का बायस होगा वो फटाफट याद कर लेगा। इसके बरक्स जो गैर दिलचस्प मवाद होगा उसको याद करने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। बच्चे अपनी दिलचस्पी की चीज़ें याद रखते हैं। दिलचस्प कहानियाँ, नगमे एक बार सुनकर वो दोहरा लेते हैं और जो उनकी पसंद के मज़ामीन नहीं होते वो उनको दोहराने में जो है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है मुख्तसर और तवील मवाद। मवाद अगर मुख्तसर हो तो जल्दी याद हो जाता है, तवील हो तो ज़ाहिर है फिर देर भी लगती है, मेहनत भी लगती है उसमें। तवील मवाद को छोटे हिस्सों में बांट कर याद करने से फिर मेहनत और वक़्त दोनों की बचत हो जाती है। बामानी और बेमानी मवाद की मानवियत भी हाफ़ज़े को मुतासिर करती है। अगर मवाद बामानी हो, उसका कोई मकसद हो, कोई मतलब हो, तो वो समझ कर इंसान उसको फटाफट याद कर लेता है। लेकिन अगर वो जो है वो याद बेमानी है, उसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसको रट्टा लगाने की कोशिश करना और इस तरह से याद करना जो है ना वो फिर उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अगर फ़र्द हजानी कैफियत में मुब्तला हो, यानी वो दुख में है या और किसी तौर पे परेशानी में मुब्तला है, तो उसकी याद करने की अहलियत में कमी आ जाती है और इसलिए याद करने के लिए ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है।
फिर लर्निंग के जो कवानीन हैं, थॉर्नडाइक ने जो है वो लर्निंग के कुछ कवानीन मुतारिफ़ कराए थे। आपने लर्निंग वाले चैप्टर में ये पढ़े होंगे, कानून मश्क, कानून तासर और कानून आमादगी। कानून मश्क ये है कि आप जितना इस काम को सीखने की जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा उसकी एक्सरसाइज करते हैं, यानी उसे दोहराते हैं, उतना ही आप काम अच्छा सीख जाते हैं और वो पुख्ता भी हो जाता है। कानून तासर ये है कि आप जब कोई काम करते हैं और उसका तासर आप पर अच्छा पड़ता है, यानी तो आपको खुशी मिलती है, आपने कोई काम अच्छा किया, घर में सब ने उसकी तारीफ़ भी की, आपको रिवॉर्ड भी मिला, तो आप पे उस चीज़ का अच्छा असर पड़ा, आप दोबारा भी वो काम करना चाहेंगे कि ये मैंने किया था तो सबको ये चीज़ बनाई थी तो पसंद आई थी, या ये चीज़ है। लेकिन अगर वो चीज़ किसी को अच्छी ना लगी हो, या उसमें से सब ने नुक्स निकाला हो, या डांट डपट हुई हो, तो हम वो दोबारा वो काम करने से गुरेज करते हैं। उसके बाद है कानूनी आमादगी। इस कानून की रूह से अगर कोई शख्स काम सीखने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होता है तो वो इस काम को जल्दी सीख लेता है। मगर जो शख्स ये सीखने और याद करने के लिए आमादा नहीं होता तो ज़ाहिर है वो सही तरीके से सीख भी नहीं सकेगा, उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कमज़ोर दर्जे की उसकी जो है वो लर्निंग होगी। उसके बाद है चंक बनाना। चंक से मुराद है किसी चीज़ का टुकड़ा काट लेना। जैसे कोई तादाद बहुत ज़्यादा है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो हम जैसे कोई ऐसे याद करते हैं या कोई भी, तो हम उसके पैराग्राफ्स के पे पैराग्राफ याद कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, इस तरह से हम चंक्स बना लेते हैं उसके। उसके बाद है मुसलसल और गैर मुसलसल। अगर किसी काम को सीखते हुए मुनासिब आराम किया जाए तो हमारी जो एबिलिटी है इस चीज़ को याद करने के लिए वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आराम मामूल देखें, आप स्कूल में भी ऐसे ही होता है, कॉलेज में भी ऐसी इस तरह से होता है कि आपकी पहली 2-3 क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद आपको ब्रेक मिलती है। ब्रेक में ही होता है आप कुछ खा पी लें, ताज़ा दम हो जाएं, किसी से कोई काम है तो आप कर लें, बाहर घूम लें क्लास में से निकल के, और उसके बाद दोबारा से फ़्रेश होकर क्लास में आ जाएं। लेकिन अगर ब्रेक का बीच में एलिमेंट ना हो और मुसलसल जो है वो पढ़ना पड़े तो इंसान जो है वो उसके हाफ़ज़े के अमल में फिर कमी आना शुरू हो जाती है, उसकी बेहतर नहीं होती। कुली और जुज़वी तरीका। कुली तरीके से मुराद है तमाम मवाद को एक ही वक्त में सीखना। अगर मवाद को मुख्तलिफ अज्जा में बांट लिया जाए तो ये जुज़वी तरीका हो जाता है। जब तालिब इल्म सारा मजमून एक वक्त में याद कर लेता है तो वो कुली तरीका होता है, लेकिन जब वो बांट के उसको पार्ट वाइज करे तो वो जुज़वी तरीका होता है। कुछ मटेरियल इस तरह के होते हैं कि उनके लिए कुली तरीका बेहतर होता है कि पूरा एक ही दफ़ा में वो चीज़ समझ लेना, लेकिन कुछ चीज़ें लेंथी भी होती हैं और कुछ ये है कि पहले आप ये चीज़ समझ लें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप अगले स्टेप की तरफ आएँ, तो वो जुज़वी तौर पर उनको समझना जो है वो बेहतर होता है। फ़ाल और मनफल का तरीका। जब फ़र्द इरादी तवज्जो और गौर व फ़िक्र से कोई काम सीखता है तो वो एक्टिव होता है कि वो एक्टिव होकर फ़ाल तरीके से उसको सीख रहा है। लेकिन जब वो सीखने के दौरान सरसरी अंदाज़ इख्तियार करता है, बस देख लिया और जहन और तरफ गया हुआ है, आँखें और तरफ हैं और इस तरह से वो मनफल का तरीका होता है, पैसिव तरीका होता है। लेकिन जो चीज़ एक्टिव होकर सीखी जाती है तवज्जो से तरीके से, वो ज़्यादा उसमें बेहतरी होती है। जबकि जो तलबा और तालबात का एक जमे गफ़ीर इकट्ठा करके नहीं सिर्फ लेक्चर देना जो है वो पैसिव मेथड होता है कि आपको वो चीज़ याद है, आपको आती है, आपने एज इट इज़ डिस्क्राइब कर दी बच्चों के सामने। लेकिन जब बच्चे यही ग्रोहों को सवालों जवाब के अंदाज़ में पढ़ाना, कि बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं, आगे से कोई पूछते हैं उसको बताना, वो एक्टिव होता है कि आप किसी की बात सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो उसका जवाब देंगे। उसके बाद है नताइज का इल्म। मामूल को अगर इस कारकर्दगी के साथ साथ उसकी कार परफॉर्मेंस कैसी है उसके साथ साथ आगाह करते रहें तो उसकी लर्निंग बेहतर हो जाती है। क्योंकि जब उसको पता चलता है ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे अप्रिसिएशन भी मिल रही है, तो उसकी कारकर्दगी मज़ीद बढ़ती है। अगर उसकी कारकर्दगी कम है और साथ साथ उसको बताया जा रहा है कि तुम इतने अच्छे नहीं चल रहे, तो वो उसको बढ़ाने की भी कोशिश करता है। एंजल ने तजर्बाती और कंट्रोल ग्रुप के तरीके से साबित किया कि लर्निंग में नताइज का इल्म होना, कि उसको उसके रिज़ल्ट्स के बारे में बताना, और जो है वो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे आगाह करते रहें कि उसका काम जो था वो परफॉर्मेंस कैसा था। तकवीयत फ़र्द के रद्द-ए-अमल को पुख्ता करती है, इसे आसान बनाती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो उस रीइंफोर्समेंट मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, तो आप पक्का हो जाते हैं कि दोबारा भी आपने वो काम करना है। शाबाश या इनाम मिले तो हाफ़ज़े में बेहतरी पैदा होती है। तलाज़म और काफ़िया बंदी। अगर मवाद में तलाज़म मौजूद हो तो उस मवाद का सीखना आसान हो जाता है। मवाद हम काफ़िया और जैसे अल्फाज जो तहत लफ्ज़ अशार जो पढ़े जाते हैं वो तरन्नुम से पढ़े जाते हैं, एंड उनका एक ही मिलते जुलते अल्फाज पर होता है, तो वो जो गीत या गज़ल को जो है वो गुलकार मकबूल बनाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से तरन्नुम से उसको पढ़ते हैं, उसको गाते हैं कि वो चीज़ जो है सबको याद हो जाती है। ज़िगारने का इफ़ेक्ट। तजर्बा से साबित हुआ कि सीखने के दौरान काम अधूरा रह जाए तो बाद में इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखा जाता है, और तकमील शुदा काम की निस्बत अधूरे काम की जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने दरमियान में वो काम छोड़ दिया, जब दोबारा से उस काम को करते हैं, कुछ हमने वो काम पहले किया हुआ होता है तो उसकी बिना पे हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद है SQ3R।
ऐसे मुराद है सर्वे यानी जायज़ा लेना किसी भी काम को शुरू करने से पहले। क्यों से क्वेश्चन है, यानी अगर कोई सबसे पहले सर्वे करते हैं, हम चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि वो क्या है, फिर क्वेश्चन है अगर उससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है कि ये किस तरह से है, क्यों है, कैसे है, वो जहन में आ जाना। फिर उस 3R का मतलब है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। सबसे पहले रीड, उस मवाद को बावाज़ बुलंद मवाद को पढ़ा जाए। रिसाइट का मतलब है बावाज़ बुलंद पढ़ा जाए, और फिर आखिर में उसको देख लिया जाए, रिव्यू कर लिया जाए कि कितना याद हुआ है। रेपिटेशन, जितनी ज़्यादा रेपिटेशन होगी किसी चीज़ की उतना ज़्यादा वो चीज़ बेहतर होगी। रेसिटेशन है कि अगर आप रेसिटेशन करते हैं किसी चीज़ की, दो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, तो आपकी आंखें भी वो चीज़ पढ़ रही होती हैं, आपके कान भी वो आवाज़ सुन रहे होते हैं, तो उसकी निस्बत जो है वो मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद है पैगवर्ड सिस्टम, वो निज़ाम जिसमें नए और गैर मनूस या मुश्किल मवाद को सीखे हुए मवाद के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। जैसे बच्चों को सिखाने के लिए 1 जो है वो कैट, 2 डॉग्स, 3 किटन, इस तरह से मतलब 1 2 3 के साथ जो है वो अननोन चीज़ें अटैच करके तो वो पढ़ा दी जाती हैं। उसके बाद है ज़ायद आमोज़िश, वो अमल जिसमें किसी काम को सीखने के बाद भी ज़्यादा तवानाई और वक़्त सर्फ की जाए, ज़्यादा आमोज़िश कहलाती है कि आपने वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कर ली। जैसे कुरान हिफ़्ज़ करते वक्त उसे बार बार पढ़ते रहना और सिलेबस को बार बार ख़त्म करना लायक तलबा की मिसाल है। दौरान हाफ़ज़ा दिए गए वक़्त को अगर मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हाफ़ज़े का अमल बेहतर होता है। लेकिन अगर गैर मुनज़्ज़म तरीके से, देखें आप पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बुक खोली, उसका थोड़ा सा पढ़ लिया, अच्छा इसकी खैर है मैं फ़लाँ पढ़ लूँ, पहले मैं वो कर लूँ, अगली खोली, अच्छा इसकी तो खैर है तीसरी का, वो उसको कुछ भी नहीं फिर याद होता। आप एक चीज़ खोल लें, जो भी खोल ली या कोई बात नहीं, बाकी बाद में पढ़ी जाएंगी। आप अच्छे तरीके से जब अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं तो मेमोरी जो है वो अच्छी होती है।